तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसने यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है? तो सही उत्तर होगा आर्यना सबालेंका ने। तो अभी यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 की हम बात कर रहे हैं और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल महिला एकल खिताब किसने जीत लिया? आर्यना सबालेंका ने जीत लिया है। याद रखना ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं। पिछले साल भी इन्होंने ही यूएस ओपन का खिताब जीता था, वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था। आप कह सकते हो ये उनका लगातार दूसरा यूएस ओपन खिताब है और उनके जीवन का ये चौथा ग्रैंड स्लैम है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हराया किसको? उपविजेता भी पूछे जा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे हराया है अमांडा अनिसिमोवा को। ये अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं। तो यूएस ओपन की हम बात कर रहे हैं। वुमेन सिंगल में विजेता रही है आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की प्लेयर है। इन्होंने हराया है अमांडा अनिसिमोवा को जो कि अमेरिकी प्लेयर हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सारे ग्रैंड स्लैम एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली की प्लेयर है। वुमेन सिंगल जीता था मेडिसिन कीज ने, अमेरिकी है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता था जो कि स्पेन के प्लेयर है। और वुमेन ओपन कोको गॉफ ने जीता था जो कि अमेरिकी प्लेयर है। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल जेनिक सिनर ने ही जीता था, इटली के हैं। और वुमेन सिंगल महिला एकल जीता था इगा स्विटेक ने जो कि पोलैंड की हैं। और आज हमने देखा यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की प्लेयर है। और यहाँ पे इन्होंने हराया है अमांडा को जो कि अमेरिकी हैं। और कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है स्टैटिक बनके कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है। तो बड़ा आसान है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। बाकी फ्रेंच ओपन क्ले पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। और अभी एक टेनिस प्लेयर ने इसी साल संन्यास ले लिया है, उनका नाम सिमोना हालेप है। याद रखना वो रोमानिया की टेनिस प्लेयर है, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जापानी टीडीके कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो आंसर होगा इसका हरियाणा में। तो अभी एक जापान की कंपनी है टीडीके कॉरपोरेशन और इसी ने अपने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया। कहां पर? हरियाणा के सोहना में। ये इस कंपनी का सबसे बड़ा बैटरी प्लांट है। और उद्घाटन किया किसने? हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव ने। तो इसे केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया है। और ये प्लांट हर साल 20 करोड़ बैटरी पैक का निर्माण करेगा जो कि भारत की वार्षिक आवश्यकता का 40% है। ये लिथियम आयन बैटरीज रिचार्जेबल बैटरीज हैं जो कि आपके मोबाइल फोन में, घड़ियों में, ईयरबड्स में, लैपटॉप वगैरह जैसे डिवाइसेज में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, मैंने कहा कि सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना के तहत इस प्लांट को स्थापित किया गया है। तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो योजना है वो शुरू कब हुई थी? तो अक्टूबर 2012 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो हमारा प्रश्न था कि जापानी जो कंपनी है टीडीके कॉरपोरेशन, उसने अपना अब तक का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण करने का जो प्लांट है उसका उद्घाटन कहां पर किया, कहां पर खुला है? हरियाणा में, हरियाणा के सोहना में। अब हरियाणा में खुला है तो लेकर के चलते हैं आपको हरियाणा। ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है। मुख्यमंत्री है, नायब सैनिक गवर्नर है प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बग होता है, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस का, स्टेट ट्री है पीपल का। और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखो हरियाणा से। अभी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जो कि हरियाणा के पूर्व गवर्नर है उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी। मारुति सुजुकी ने भारत के सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहां पर खुली? मानेसर जो प्लांट है हरियाणा में वहां पर। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुरुग्राम। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्र सम्मेलन हुआ मानेसर गुरुग्राम में। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां पर बनेगा? ये हरियाणा में अरावली के पहाड़ों पर। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने गुरुग्राम में मातृ वन पहल को शुरू किया। और अभी लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू हुई है हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आंसर होगा
सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो भारत ने पहली स्वदेशी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी को सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने तैयार किया है। तो अब भारत खुद के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बना पाएगा। तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसे उर्वरक जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ें या पत्तियां उनको सीधे अवशोषित कर सकती है। और भारत की इस टेक्नोलॉजी से सभी तरह के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एक ही प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जबकि जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें अलग अलग वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। और भारत की इस टेक्नोलॉजी में फर्टिलाइजर बनाने के लिए कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होता। अच्छा, बात करें भारत में फर्टिलाइजर कहाँ से आता है, तो भारत में सबसे ज्यादा एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। भारत केवल 5% एनपीके फर्टिलाइजर बनाता है, जबकि 95% हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं चाइना से। चाइना पे हम निर्भर हैं, तो इससे हमारी निर्भरता भी कम होगी। तो याद रखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलने वाले वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर तकनीक को किसने डेवलप किया? सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने। अच्छा, अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि पूछा जाता है लैब में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक कार्बन कंपाउंड कौन सा है, तो यूरिया है, जिसे 1828 में जर्मन रासायनिक थे फ्रेडरिक वॉलर, उन्होंने अमोनियम साइनेट से संश्लेषित किया था। और हमारे शरीर में यूरिया का उत्पादन लीवर में होता है। और पीएम मोदी ने इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया था? गांधीनगर, गुजरात में। और ये दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है। फिर हमने देखा देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट भी शुरू हुआ था कहां पर? गांधीनगर में, गांधीनगर के कल्लोल में। डीएपी मतलब हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट। और यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने, इसमें लिखा है कि नैनो यूरिया लिक्विड और नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर, ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है, जबकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं। और यूरिया को कार्बेमाइड भी कहा जाता है, मतलब डाई अमाइड ऑफ कार्बनिक एसिड। और यूरिया गोल्ड के बारे में आपने सुना होगा, ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है। इसे मोदी जी ने राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया था। और यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है या कार्बेमाइड का, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4N2O या CONH2 कुछ और देखो, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक ब्राउनफील्ड अमोनियम यूरिया संयंत्र, जिसका नाम रखा नामरूप 4, इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने थे शैलेश सी मेहता। और इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक प्लांट स्थापित किया? तो आंसर होगा ब्राजील। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिए, आप भूल गए होंगे, इससे चीजें याद हो जाती है वापस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आपकी जो वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास है, सितंबर का जो पहला सप्ताह है 1 से लेकर 7 सितंबर तक, वो वीडियो आज आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि संडे को आपको मिल जाए, लेकिन मेरे से एक दिन में 2 वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल आती है। पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन बन नहीं पाता है, क्योंकि मुझे डेली करंट अफेयर्स का भी देना है, वीकली भी देना है। अगर एक ही वीडियो देना हो कि केवल वीकली देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बनाने होते हैं, समय बहुत लगता है, मैं अकेला हूँ, घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बन नहीं पाता। मैं शुरुआत करता हूँ लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, संडे को बनाना शुरू किया था लेकिन वो डे में मंडे को ही पाया था, लेकिन उस टाइम मंडे को मैंने शायद इवनिंग में दिया था। आज मैं आपको मॉर्निंग में दे पाऊंगा, मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। और वीकली वीडियोस सबसे बेस्ट होते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि उसमें हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि रिवीजन तो हम तभी कर पाते हैं ना जब हमने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ हो। जब पढ़ा ही नहीं है तो फिर काय का रिवीजन, है ना। तो वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी सेशन अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को प्लीज लाइक जरूर करना, एक बार अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा यूके में। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की बात हो रही है। अब इसका आयोजन चल रहा है, 4 सितंबर को शुरू हुआ, 14 सितंबर तक चलेगा। कहां पर? लिवरपूल, यूके में। इस बार इसका पहला एडिशन हो रहा है और अब से हर 2 साल में इसका आयोजन होगा। आयोजन कर रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग। वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना होती है 13 अप्रैल 2023 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। प्रेसिडेंट है बोरिस वैन डेर। और साथ में ये भी नोट कर लो कि अगला जो एडिशन होगा 2027 में, दूसरा एडिशन, वो कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा।
अभी याद है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार कौन बन गए? अजय सिंह बन गए। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन 5 सितंबर को मदर टेरेसा की मृत्यु के याद में मनाया जाता है और इसी के साथ ये दिन दुनिया में चैरिटी करने और चैरिटी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इस दिन की शुरुआत 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। मदर टेरेसा की बात करें तो इनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ, लेकिन ज़्यादातर समय उन्होंने भारत में बिताया। बाद में भारत की नागरिकता उन्होंने ले ली थी। उनको 1962 में रेमन मैग्सेसे पीस प्राइज़ मिला था 1979 में भारत का, और 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ भी उनको मिला था, और 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इनको दिया गया था। बाकी 5 सितंबर को जो आपको पता ही है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को, वो तो आप सबको पता है। ये अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी याद रखना। और अभी नारियल दिवस आपने कब मनाया था? 2 सितंबर को मनाया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसने रेरा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। रेरा की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अभी हमारे आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मोहन लाल खट्टर, और अभी इन्होंने ही यह रेरा पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्देश्य है रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना। रियल एस्टेट मतलब समझते हो, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, ज़मीनों की, मकानों की, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो इस पोर्टल पर जो भी खरीदार है, जिसको भी घर खरीदना है, मकान खरीदने, ज़मीन खरीदनी है, तो वो इस पोर्टल पर सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है और धोखे से या गलत सूचनाओं से बच सकता है। और जो भी डेवलपर हैं, जो भी एजेंट वगैरह होते हैं, दलाल होते हैं, वो इस पोर्टल पर अपनी परियोजनाओं को और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जो खरीदार है वो उन पर ट्रस्ट कर सके। एक लाइन में बोलें तो रेरा पोर्टल घर खरीदने और बेचने के लिए एक विश्वसनीय मंच है जो रियल एस्टेट बाजार में विश्वास और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। तो याद रखना है रेरा पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है। इसी तरह से कुछ और पोर्टल वगैरह एप्लीकेशंस में आपको रिवाइज करवाता हूँ, देखो ज़रा। अगर पूछे, अभी आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की थी। सेबी ने लॉन्च किया था मित्र प्लेटफॉर्म। आधार सुशासन पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को सेबी ने, केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? जूवेन। जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप को उत्तराखंड ने लॉन्च किया। भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने लॉन्च किया। और ई सेहत एप्लीकेशन स्वास्थ्य सेवा के लिए इसे जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। सचेत एप्लीकेशन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुरू किया। उसके अलावा प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल को RBI ने, प्रवाह सॉफ्टवेयर को इसरो ने, डिपो दर्पण पोर्टल को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री प्रहलाद जोशी, और उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरस आजीविका मेले की। इस बार इसका 27वां एडिशन हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अभी 5 से लेके 22 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन कर रहा है, कौन आयोजन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और बात करें, ये जो सरस आजीविका मेला है, ये आप कह सकते हो ग्रामीण महिलाओं को शहरी बाजारों से सीधे जोड़ने के अवसर प्रदान करने वाला एक वार्षिक मेला होता है। और इस बार थीम क्या है? लखपति दीदियों का निर्माण, ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल के अग्रदूत बनाना। ये इसकी थीम रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान में रखना। और इसमें यह भी कहा गया कि ये पहला सरस मेला है जो पूरी तरह से लखपति दीदियों द्वारा संचालित है, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। हम यहाँ पे लखपति दीदी पहल की बात कर रहे हैं, तो याद रखना इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक की आमदनी दिलाना, और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2023 में लॉन्च किया था। तो इस बार ये सरस आजीविका मेला का 27वां संस्करण हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कुछ और मेले में आपको रिवाइज कराता हूँ जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, ये लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में। माघ मेला प्रयागराज। झिंगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान के सीकर में। गोल मेला
जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर, श्रावणी मेला देवघर झारखंड, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख, अंबुबाची मेला असम, मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना, कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कुंभ मेला 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान, नौचंडी मेला मेरठ, सोनपुरी मवेशी मेला बिहार, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश और पूसा कृषि विज्ञान मेला ये अभी 2025 में लगा नई दिल्ली में, माधवपुर मेला गुजरात। तो लगभग 19-20 मेले मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत हेल्थ आई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर होगा जेनेवा। तो हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और अभी भारत इस नेटवर्क में शामिल हो गया है। इस नेटवर्क का उद्देश्य है हेल्थ सेक्टर में एआई का उपयोग करना। अब भारत इसमें शामिल हुआ तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा अभी भारत किन किन और कारणों से न्यूज में था। जैसे कि भारत को अभी समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया था, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए अभी प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके अलावा मेट्रो रेल नेटवर्क में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत है। जबकि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? भारत, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत को नार्कोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया था और भारत ने पहली बार नार्कोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता की। 14वीं एडीएमएम प्लस आतंकवाद रोधी बैठक 2025 ये अभी भारत में हुई थी नई दिल्ली में। एडीएमएम मतलब होता है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया था, सह अध्यक्षता मलेशिया ने की थी, अभी मार्च में हुआ था ये। और भारत 2024 में किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था? दुबई। पायलटों के लिए ईपीएल इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना था भारत, पहला चीन है। भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी? तो आंसर हो जाएगा 24%। मतलब पहले 1 लाख रुपए थे तो अब ये हो गए 1,24,000 रुपए। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉल मार्किंग विशिष्ट पहचान HUID किसके लिए अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर होगा चांदी के जो भी आभूषण होंगे उनके लिए। HUID मतलब हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो भी केंद्र सरकार ने चांदी के आभूषणों या उससे बनी हुई वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित हॉलमार्किंग को अभी 1 सितंबर 2025 से अनिवार्य कर दिया है। उद्देश्य है उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को धातु की शुद्धता सुनिश्चित करने में मदद करना। तो आप कह सकते हो ये एक प्रकार का सरकारी प्रमाण पत्र है जो सोने और चांदी की शुद्धता की गारंटी देता है। और इसमें जांच कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो ये जांच करता है कि आभूषण कितना शुद्ध है, ताकि आपको नकली या मिलावटी चांदी न मिले। वैसे मैं आपको बता दूं कि सोने के लिए, गोल्ड के लिए तो ये पहले से ही अनिवार्य है और अभी इसे चांदी के लिए भी अनिवार्य कर दिया है। स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक मतलब दुकानदार को खुद से करवाना होगा। और इसे किसने शुरू किया, किसने बोला ऐसा अनिवार्य है ऐसा करवाना? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर जयशंकर जी, अभी उन्होंने दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर शमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, अभी उन्होंने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर शमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। 4 और 5 सितंबर को हुआ ये। शमिता की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरिक एंड टेक्सचुअल आर्चीव। उद्देश्य है भारत और दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं को संरक्षित और प्रचारित करना। विभिन्न देशों के पुस्तकालयों, अभिलेखागारों और संस्थानों में सुरक्षित भारतीय व दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का डेटाबेस तैयार करना, ताकि शोधकर्ता और विद्वान आसानी से इन तक पहुंच सकें। अब एक तरह से सम्मेलन वाला ही ये प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर पूछे भी 28वें राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और ये पॉइंट जरूर याद रखना, विट्ठल भाई पटेल जी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे, केंद्र विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। अभी इसी बात को 100 वर्ष पूरे हुए, उनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह सम्मेलन हुआ था।
पहला त्रिसेवा सेमिनार है रण संवाद 2025, ये हुआ मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन होगा विशाखापत्तनम में। अभी इस साल ये हुआ था पूरी उड़ीसा में। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये होगा ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट ये हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय पर समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ नई दिल्ली में। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन ये दिल्ली में हुआ था, उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और यहीं पर इन्होंने एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चिप भी लॉन्च किया। आप बताओ उस चिप का नाम क्या है। बाकी अभी तीसरी पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे समिट्स, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप हो जो भी आपका, वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। वीकली मैंने कहा अभी आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में। बाकी क्विजेज आपको मिल जाती है, चाहे स्टैटिक की क्विज हो, स्टैटिक पार्ट अगर आपको मजबूत करना है तो उसकी क्विजेज मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स की, वीकली और अब मंथली की भी क्विजेज आपको मिलेगी अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो आंसर होगा 25। फिर पूछा बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? श्री चंद्रशेखर। फिर पूछा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अनुतिन चारनविराकुल। फिर पूछा भी बीमा विस्तार योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा इडाई। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? राजगीर में। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? नेपाल। और माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? मलेशिया। और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी बनाया गया भूपेंद्र गुप्ता को। खनन मंत्रालय में नए सचिव बन गए पीयूष गोयल। और आखिरी प्रश्न पूछा था स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? मोहम्मद सिराज को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहां पर खोदा गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।